काफ़ी लंबे इंतजार के बाद 71वीं बीपीएससी सीसी प्रीलिम्स का रिजल्ट कल आया। 1368 कैंडिडेट क्वालिफाइड एंड कट ऑफ वाज ऑन हायर साइड। मतलब जो लोगों का अनुमान था, कई सारे चैनल्स, कई यूट्यूबर्स, कई सारे शिक्षक जिस अवधारणा को लेकर चल रहे थे कि 75 से 78 का राउंड कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ वाज अनएक्सपेक्टेड। और इसके पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था एग्जाम से पहले ही, जहां मैंने बताया था कि क्राउडिंग इफेक्ट होता है, जो तुम्हारा बॉर्डर लाइन होता है वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउडिंग इफेक्ट होता है। सो इसके कारण से एक एक नंबर पे 2-2 हज़ार बच्चे सीट कम, तो कट ऑफ वाज एक्सपेक्टेड कि हाँ 85 के अराउंड रहेगा, ±4-5। सो आज हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए नहीं आए हैं कि कट ऑफ क्या था। मुद्दा ये है कि कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका 5 नंबर अंदर से रह रहा होगा, किसी को 0.33 से, कई सारे मुझे मैसेजेस आए हैं, कई सारे कॉल्स भी आए, 0.33, 0.66, 1.33। और इन सभी इतने कम नंबर से टू 2.33 और 3.67, 4। सो जो लोग इस मार्जिन में हैं, क्या उनके लिए सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं? सो जैसा कि एग्जाम जैसे ही हुआ था जहाँ पे सभी लोग आंसर की और कट ऑफ डिस्कशन की बात कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत थॉरो एनालिसिस करके मैं सबसे पहले इस बात को लेकर आया कि इस एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन ही गलत हैं। सो गलत प्रश्नों पे कैसे आप आंसर की या फिर कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो आई नेवर ऑफिशियली मैंने कोई वीडियो कट ऑफ प्रेडिक्शन पे नहीं बनाया, ना ही मैंने कभी कोई आंसर की रिलीज किया। लेकिन जो क्वेश्चंस चैलेंज किए गए थे उस पर काफ़ी एफर्ट डाल के हम लोगों ने क्वेश्चंस चैलेंज की, काफ़ी हमने कोर ग्रुप बना के हमने लगभग 1400 ऑब्जेक्शंस में से 800 से 1000 ऑब्जेक्शंस हमारे ग्रुप में से थे। एंड उसका परिणाम ये हुआ कि बीपीएससी ने 5 क्वेश्चन डिलीट भी किए और बीपीएससी ने 5 क्वेश्चन का आंसर चेंज किए। लेकिन इसके बावजूद भी 6 से 7 क्वेश्चन अभी भी हैं जिनका आंसर डेमोन्स्ट्रेबली पाल्पेबली इनकरेक्ट है। ये जो 2 शब्द मैं यूज कर रहा हूं, ये शब्द सुप्रीम कोर्ट का ये बेंचमार्क है, यार्डस्टिक है कि जब पैल्पेबली डेमोन्स्ट्रेबली इनकरेक्ट होगा तभी जाके कोर्ट इंटरवीन करेगी। और इस वीडियो में हम कोर्ट केसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वैसे कोर्ट केसेस जहां पे बीपीएससी का जो मॉडल आंसर की है वो चैलेंज किया गया। सेकंड एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई कोर्ट के अंडर, कोर्ट के डायरेक्शन के बाद सेकंड एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। बीपीएससी ने उस सेकंड एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन पे, उसके फाइंडिंग्स के बेसिस पे बीपीएससी ने पुनः रिवाइज्ड आंसर की रिलीज किया। दोबारा पूरा का पूरा रिजल्ट रिलीज हुआ। तो जो फर्स्ट एक्सपर्ट कमेटी थी उसके कई सारे क्वेश्चन को सेकंड एक्सपर्ट कमेटी ने गलत सिद्ध कर दिया कि ये आपके आंसर गलत हैं। कई सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट एक्सपर्ट कमेटी थी, जो कई सारे प्रश्न ऐसे थे जिन प्रश्नों को फर्स्ट एक्सपर्ट कमेटी ने डिलीट कर दिया था, उनको पुनः सेकंड एक्सपर्ट कमेटी ने उन प्रश्नों को सही करार देते उनको बोला कि इनको वापस आप रिस्टोर करें। और ये कुल 9 प्रश्न सेकेंड एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद कुल 9 प्रश्न डिलीट किए गए। 3 प्रश्न ऐसे थे जिनको फर्स्ट एक्सपर्ट कमेटी के डिलीट किया था, उसको पुनः वापस रिस्टोर किया गया। तो कुल मिला के आंकड़े कुछ ऐसे ही हैं। और हम ये भी देखेंगे कि ऐसे उसके बाद भी कई सारे और भी केसेस हुए। बहुत ही फेमस केस आप लोग जानते होंगे, 64th बीपीएससी में कुंवर सिंह पटना से ज्वाइन किए थे कि आरएस उसको लेके, एंड बीपीएससी के फेवर में ही कोर्ट का जजमेंट आया। तो उसमें क्यों आया, क्यों बाकी अन्य केस में, इस पर्टिकुलर केस की मैं भी आपसे विवेचना करने जा रहा हूं आपके सामने, उस केस में क्यों बीपीएससी के अगेंस्ट जजमेंट आया, बीपीएससी को क्यों पुनः रिवाइज आंसर की बेसिस पे इवैल्यूएशन करना पड़ा। तो सबसे पहले इस केस के
केस के बारीकी को देखिए, ये केस 2011 का है आई थिंक के ये 52nd से 55वीं बीपीएससी का केस है ये। लेट मी सी, दिस इज, हाँ 52nd से 55वीं का केस है ये। एंड यू कैन सी a huge number of petitioners applied in the case। मतलब petitioner ने एप्लीकेशन डाला बीपीएससी के कैंसर की को, और आप देखते जाना कितने पेज सिर्फ पिटिशनर के ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 27 कई सारे अलग अलग रिट पिटिशन थे, सबों को एक साथ टाई अप कर दिया गया। यू कैन सी 26 पेज हमारे पास सिर्फ पिटिशनर के नाम है। यहां से आपका जजमेंट शुरू होता है। जजमेंट वाज गिवन बाय जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर है, गौर से सुनना। यहाँ पे क्वेश्चंस भी डिस्कस किया, आपको पता चल जाएगा कि हाँ जुडिशियरी किस स्टैंडर्ड के बेसिस पे इवेलुएट करती है, जुडिशियरी कहाँ पे इंटरवीन करती है, कहाँ पे इंटरवीन नहीं करती है, और उसी के बेसिस पे आप आगे की अपनी रणनीति बना सकते हैं कि क्या आपको बीपीएससी के मॉडल आंसर की पे जिनका भी 5 6 नंबर से 4 नंबर से 2 नंबर से रह रहा है, क्या उनको जुडिशियरी अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहले जजमेंट में बात की गई है कि बहुत सारे रिट पिटीशन हमारे पास फाइल किए गए, स्पेशली पीटी एग्जामिनेशन को लेके 52 से 55वीं बीपीएससी परीक्षा में, और इनका सबका मानना है कि जो रॉन्ग आंसर्स और रॉन्ग क्वेश्चंस के बेसिस पर, रॉन्ग या तो क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया वो क्वेश्चन का आंसर गलत है, या फिर जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग ही गलत है। एंड देयर इज यूनानिमिटी अमंग द पिटिशनर दैट कि सभी पिटिशनर के में सहमति है कि गलत आंसर की के बेसिस पे रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं कर सकते। एंड उन्होंने सो कॉल्ड एक्सपर्ट, पैनल एक्सपर्ट, देखो वर्ड पकड़ना, सो कॉल्ड, सो एक्सपर्ट नहीं है, दो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स कैन नॉट फॉर्म द बेसिस फॉर टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन अ फेयर एंड स्क्वायर मैनर इवन इफ इट इज फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का तो कोई रोल है नहीं आपके मेरिट लिस्ट में, तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता था, लेकिन नहीं, ये इस बात को इस पिटिशनर ने रेज किया कि नहीं सर हुजूर, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी किसी भी तरह का ऊपर नीचे नहीं चलेगा, बिकॉज यही तो हमारा टिकट है मेंस लिखने का। यहीं पर अगर हम रिजेक्ट हो जाएंगे तो हम फाइनल मेरिट लिस्ट में के लिए हम एलिजिबल ही नहीं रहे, हम मेंस एग्जाम ही नहीं लिख पाएंगे, हम इंटरव्यू में अपियर ही नहीं हो पाएंगे, तो हाउ वी वुड गेट सेलेक्टेड। So the entire career is therefore jeopardized because of so-called act of BPSC, which has been labeled as callous in approach in conducting such an important examination. ठीक है, उसके बाद जज साहब जजमेंट लिखते हैं कि फ्रॉम द प्लेडिंग्स इट इज एविडेंट ए लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई वाज रेज्ड, बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ, विच कंपेयर, बहुत ज्यादा जब हो हंगामा होने के बाद बीपीएससी ने ऑटोमेटिकली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। Respondent BPSC to examine the question as well as model answer, even BPSC agreed। देखो बीपीएससी खुद सहमत हो गई कि 8 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चंस को डिलीट करके हम दोबारा रीइवैल्यूएट कर देते हैं। मतलब अभी तक सेकंड एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनी है, सेकंड एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनने से पहले ही बीपीएससी के पास बहुत सारे ऑब्जेक्शंस गए, बहुत सारे हो हंगामा होने के बाद बीपीएससी ने बोला कि हम 142 क्वेश्चन के आधार पे हम इवैल्यूएशन कर देते हैं। बट दिस कोर्ट सेड कि नहीं, कोर्ट सेड कि ऐसा नहीं होगा, और कोर्ट ने बोला इट वाज इन दिस बैकग्राउंड। कोर्ट ने 9 सितंबर 2011 को डायरेक्शन दिया कमीशन को, अनदर सेट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी आप कॉन्स्टिट्यूट करें, एग्जामिन ऑल द क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर अफ्रेश। सारा क्वेश्चन पुनः आप दूसरे एक्सपर्ट कमेटी से और इसको मॉडल आंसर से दोनों, taking into consideration the objections raised by the candidates either through the present writ application or even filed directly with the commission। मतलब इस रिट पिटीशन जो ऑब्जेक्शंस किए गए या फिर जो पहले ऑब्जेक्शंस आपको आपके पोर्टल के थ्रू प्राप्त हुआ है, उन सभी के थ्रू आप जांच करें। जो बीपीएससी के काउंसिल थे, ही एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया कोर्ट के ऑर्डर को, रिवर्ट द इशू, बोला कि हुजूर ठीक है, विद इन गिवन टाइम फ्रेम हम इस पूरे प्रोसेस को करवा देते हैं, और उसके बाद जो सेकंड एक्सपर्ट कमेटी का जो रिकमेंडेशन होगा, उसके बाद
हम डिसाइड कर लेंगे कि कोर्ट को सबमिट कर देंगे, कोर्ट उसके बाद फिर डिसाइड करेगा क्या करना है नहीं करना है। एट द सेम टाइम कुछ कैंडिडेट्स की दो डिमांड और थी कि री एग्जामिनेशन हो। देखो कोर्ट कभी भी री एग्जामिनेशन के फेवर में नहीं रहता है अनलेस री एग्जामिन बहुत ही मैलाफाइड, बहुत ही सिस्टेमिक, बहुत ही बड़े स्केल पे इसमें कुछ ऐसा इश्यूज हुआ हो जो कि बिना एग्जाम को री कैंसिल किए हुए, बिना री एग्जामिनेशन कराए हुए सॉल्व नहीं हो सकता है। सो कोर्ट डजन इंटरफेयर। दूसरा एक मैटर समझना कि बच्चों का डिमांड, पिटिशनर का डिमांड ये था कि हुजूर जो क्वेश्चंस गलत हैं, 7 या 8 क्वेश्चन गलत हैं, इन क्वेश्चन को डिलीट करके कट ऑफ को ही आप नीचे गिरा दीजिए। जैसे मान लो भी तुम्हारे प्रेजेंट केस में 88 कट ऑफ गया है, सो अगर वो 8 क्वेश्चन डिलीट कर दो, 8 क्वेश्चन को अगर सेकंड एक्सपर्ट कमेटी मानती है कि 8 क्वेश्चन गलत, हमको डिलीट करके कट ऑफ को आप 80 पे कर दीजिए। कट ऑफ को आप 80 पे कर दीजिए और 80 जितने नए बच्चे हैं उन सबको मेंस लिखने का मौका दीजिए। सो ये भी इस पे देखते हैं कोर्ट का क्या स्टैंड रहा है, कोर्ट ने क्या कट ऑफ को नीचे किया। आगे कोर्ट ने फिर से सेकंड एक्सपर्ट कमेटी के जो आंसर की है उसके बेसिस पे री इवैल्यूएशन करने के लिए बोला। तीसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सेकंड एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म हो जाती है और सेकंड एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म होने के बाद कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीपीएससी ने डिलीट कर दी थी फर्स्ट एक्सपर्ट कमेटी ने, उन प्रश्नों को रिस्टोर कर देती है, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको डिलीट कर देती है फिर आंसर चेंज कर देती है, तो वैसी परिस्थिति में कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी फर्स्ट जिनका रिजल्ट आ चुका है, तो हो सकता है कि उनमें से कुछ बच्चे बाहर हो जाए। सो इस पे कोर्ट ने बोला कि नहीं, अब जो जिनका एक बार रिजल्ट हो गया है ठीक है, भले ही उनका नए वाले आंसर की के बेसिस पे नहीं होगा, बट लेट्स कीप देम असाइड, उनको छेड़छाड़ नहीं करते, उनका हो गया सो गया। बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट बचे हुए उनका सेकंड मॉडल आंसर की बेसिस पे इवैल्यूएट करेंगे। अभी हम डिटेल में आते हैं कि आखिर कोर्ट किस आधार पे, किस रीजनिंग के बेसिस पे कोर्ट यहां तक पहुंची, क्या इसके हमें प्रेजेंट टाइम पे क्या कॉन्टेक्स्ट है। सो देखो ये वही है, कट ऑफ मार्क रिडक्शन को लेके पिटिशनर बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहे कि सर हुजूर पहले भी ऐसा हो चुका है ये सारे, और इसके बाद कोर्ट यहां से ऑब्जर्वेशन देती है कि ये जो प्रेजेंट कंट्रोवर्सी विच हैज अराइजन फॉर कंसिडरेशन बाय दिस कोर्ट इज नॉट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। मतलब ये पहली बार नहीं है कि हमारे सामने कोई ऐसा बीपीएससी का मुद्दा है। बीपीएससी हैज बीन ड्रैग्ड, बीपीएससी को हमेशा कोर्ट में, अर्लियर ओकेजन पे भी बीपीएससी को कोर्ट में घसीटा गया है। Also because they have failed to conduct a foolproof examination, without any surrounding controversy with regard to the question set or manner in which result have been declared. कि बीपीएससी को हमेशा कोर्ट में घसीटा गया है क्योंकि हम ये फुल प्रूफ एग्जामिनेशन नहीं करा पाते हैं, और जो कंट्रोवर्सी होती है क्वेश्चन को लेके होती है, और जो इनका मॉडल आंसर, जो मैनर इन विच जो वो रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं उसको लेके इनको कोर्ट में घसीटा गया है। और जज साहब ये भी यहां पे नोट कर, ऑन अर्लियर ओकेजन देयर वर एन इंसिनुएशन एन एलिगेशन ऑफ करप्शन, मैल प्रैक्टिसेस। मतलब पहले तो भैया इनके ऊपर मैल प्रैक्टिसेस का भी चार्ज लग चुका है। हाउएवर प्रेजेंट में ये इशू नहीं है, तो कंट्रोवर्सी सिर्फ इसी बात तक सीमित है कि जो मॉडल आंसर जो इनके एक्सपर्ट ने प्रिपेयर किया है, जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट है इनके, सो कॉल्ड मॉडल आंसर, वो मॉडल आंसर गलत है। अब इसके बाद जज साहब ने बीपीएससी के ऊपर में, बीपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी and it has an obligation to ensure holding of a free and fair examination, maintaining the utmost standard and probability without giving any leeway for any kind of doubt, dispute and controversy being raised with regard to the result of any examination conducted by them. So again यहाँ पे बीपीएससी के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के कारण इसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि भैया आप एग्जामिनेशन को बहुत सही तरीके से कराएंगे, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ से। एट द सेम टाइम The court, however, is not unmindful. मतलब ये भी यहाँ कह रहे हैं कोर्ट इस बात को पूर्ण रूप से संज्ञान में लेता है, कोर्ट इस बात को ध्यान में रखता है कि हाँ बीपीएससी खुद क्वेश्चन पेपर सेट नहीं करते, इनके पास ये पैनल ऑफ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं या फिर आउटसाइड एजेंसीज हैं जिनके ऊपर जिनके थ्रू क्वेश्चन पेपर सेट कराती है। अनफॉर्चुनेटली इन प्रेजेंट केस बीपीएससी इज फेसिंग ए फ्लैग। बीपीएससी के ऊपर इतने आरोप लगे, लोग इतना भला कह रहे हैं जिसमें इनकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज ये जो एक्सपर्ट्स हैं उनके ऊपर गलती है। सो बीपीएससी को यहाँ पे बीपीएससी को
यहाँ पे कोर्ट डायरेक्ट भी करती है, इट मे बी सो देयर फॉर द कोर्ट वुड वांट बीपीएससी टू रिव्यू द लिस्ट ऑफ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स एंड वीड आउट द एलिमेंट्स हु हैव caused such an embarrassment and litigation at least for the future examination. It will be in their interest to do so. So ये जो फर्जी एक्सपर्ट्स हैं जो आपके ऐसे घटिया क्वेश्चंस बनाते हैं जिनके कारण वो कोर्ट में घसीट के लाया जाता है, इन सारे एक्सपर्ट्स को आप हटाइए। आपके इंटरेस्ट में भी, आपके हित में भी अच्छा होगा और छात्रों के हित में भी अच्छा होगा। सो दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन पेपर, ये जो कट ऑफ वाली बात है, कट ऑफ वाली बात को उन्होंने हटा दिया। अभी हम क्वेश्चन पेपर पाते हैं कि सेकेंड एक्सपर्ट कमिटी क्या है। सो इन द ओपिनियन ऑफ दिस कोर्ट, the proper mechanism to be adopted would be to carry out a fresh evaluation of all answer sheet of candidates who have participated in the preliminary examination by weeding out the wrong answer which have long been accepted to be wrong by the second expert committee and which the commission has gracefully accepted by way of the affidavit filed on them 11th of November 2011. So यहाँ पे कोर्ट से इसके कट ऑफ को तो मैं रिड्यूस नहीं करूंगा, फ्रेश इवैल्यूएशन करा देते हैं। फ्रेश जो रिजल्ट आ गया उस रिजल्ट को साइड करो। सेकंड एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा जो तुम्हारे जो क्वेश्चंस को रॉन्ग मत बता दी, उन क्वेश्चन को डिलीट करो, जिनका आंसर चेंज किया उनको एक्सेप्ट करके, और उसके बेसिस पे हम लोग फ्रेश री एवैल्यूएशन कराते हैं, फ्रेश रिजल्ट जारी कराते हैं। इनफैक्ट कमीशन ने भी इसको अपने एफिडेविट में एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस की बात आती है। द डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन फाउंड टू बी एरोनियस और रॉन्ग or the question whose answer were found to be wrong have been stated in detail in the second supplementary counter affidavit. So उसके बाद बीपीएससी ने सेकंड सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट कुछ नहीं, जिसको जवाब बोलते हैं। जब रिट पिटीशन चलता है जिसको जवाब बोलते हैं, जब कंटेम्प्ट चलता है उसको सो कॉज बोलते हैं। टू बी डेफिनेटिव एज टू द एग्जैक्ट स्टैंड ऑफ बीपीएससी, तो एग्जैक्ट बीपीएससी ने अपने जवाब में क्या लिखा है, जजमेंट में एग्जैक्टली कोट किया गया। ये जो भी आप बोल्ड लक्षणों में देख रहे हैं लिखा हुआ, ये जजमेंट का पार्ट, मतलब जज साहब ने खुद नहीं बोला, ये बीपीएससी ने अपने जवाब में लिख के दिया था। सो बीपीएससी लिख के भेजती दैट अकॉर्डिंगली इन कंप्लायंस ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट्स ऑर्डर 9/9/2011, 9 सितंबर वाले ऑर्डर कंप्लायंस में, एंड ए कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स comprising of 13 very senior retired and working professor of Patna University and Magad University was constituted। मतलब इस ऑर्डर के कंप्लायंस में 13 सीनियर मोस्ट रिटायर्ड और वर्किंग प्रोफेसर जो पटना यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी के हैं, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। एंड द कमेटी ऑफ एक्सपर्ट रिव्यूड ऑल द 50 क्वेश्चन, मतलब ऑल 150 क्वेश्चन जीएस पेपर, इन्होंने 150 सारे क्वेश्चन डिटरमाइन देयर आंसर। While doing so, they also consider each and every suggestion given by the writ petitioner। मतलब और जो एक्सपर्ट कमिटी, सेकंड एक्सपर्ट कमिटी जितने भी सजेशंस दिए गए हैं रिट पिटिशनर के द्वारा, उन पिटिशनर के सजेशन को भी एक्सेप्ट किया, एज ऑल्सो सजेशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड फाइल्ड रिप्रेजेंटेशन इन द कमीशन। और सिर्फ रिट पिटिशनर ही नहीं, जो ऑलरेडी पोर्टल के थ्रू जो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था उसके थ्रू। अब उन्होंने द न्यू एक्सपर्ट कमिटी डिफर्ड फ्रॉम द ओल्ड वन इन रिस्पेक्ट ऑफ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो न्यू एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, दिस न्यू एक्सपर्ट कमेटी डिफर्ड फ्रॉम ओल्ड वन इन रिस्पेक्ट ऑफ आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मिनरल्स आर लिक्विड, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, गैसेस, ऑल ऑफ द अबव। सम कैंडिडेट्स हैव रेफर्ड टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक which suggests option D, whereas as per reference book the answer should be option B. In view of this ambiguity, the experts have recommended to delete this question. So इस वाले क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी क्या आ गई कि बी भी आंसर है और डी भी आंसर है एनसीईआरटी के हिसाब से। सो जो सेकंड एक्सपर्ट कमेटी बोली भाई इस क्वेश्चन को डिलीट कर दो, वहीं पे जो प्रीवियस एक्सपर्ट कमेटी है जिसने ऑब्जेक्शन कंसीडर किया था, उसने बोला था कि आंसर बी होगा। सो यहाँ पे प्रीवियस एक्सपर्ट कमेटी को ओवर रूल करते हुए सेकंड एक्सपर्ट कमेटी वाला क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 30, टिल 2010 which state governments have provided 50% reservation for women in local bodies। क्वेश्चन ये है कि 2010 तक किन राज्य सरकारों ने अपने यहाँ के लोकल बॉडीज में औरतों को 50% आरक्षण दिया है।
एंड आंसर इज बिहार, यूपी, राजस्थान, बिहार, एमपी, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, केरला, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश. नाउ सम कैंडिडेट्स, अब बीपीएससी में जवाब में लिखता है कि सम कैंडिडेट्स हैव सजेस्टेड till 2010 50% reservation to the women in civil bodies was available in Kerala. Also, whereas option B decided commission as correct answer does not include Kerala. So जो एक्सपर्ट कमेटी पहली वाली फर्स्ट एक्सपर्ट कमेटी के हिसाब से उन्होंने केरला को अपने आंसर में इंक्लूड नहीं किया था, केरल को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन बच्चों का पिटिशनर का सजेशन, कैंडिडेट्स का सजेशन है कि नहीं इसमें केरला भी ऑप्शन होना चाहिए. सो जो न्यू एक्सपर्ट कमेटी, सेकंड एक्सपर्ट कमेटी सजेस्टेड टिल 2010 50% रिजर्वेशन टू वुमेन इन सिविल बॉडीज वाज अवेलेबल इन बिहार, एमपी, एचपी एंड केरला. As none of the alternative option include all the 4 states, so all options are wrong. Hence question delete. अब सोचो कि यहाँ पे तुम्हारा जो ऑप्शन बी को तुम्हारा फर्स्ट एक्सपर्ट कमेटी सही बता दिया था, ठीक है, फर्स्ट, और लेकिन सेकंड एक्सपर्ट कमेटी ने इस क्वेश्चन को डिलीट करा दिया. क्वेश्चन नंबर 79, मेजर सोर्सेस ऑफ ओशियानिक सैलिनिटी, समुद्र के जो समुद्री खारापन होता है, नमक, लवण, शायद हिंदी में उसको लवणीय बोलते हैं. सो क्या क्या है? द न्यू एक्सपर्ट कमिटी सजेस्टेड ऑप्शन बी इंस्टेड ऑफ ऑप्शन ए एज सजेस्टेड बाय द ईस्ट वाली एक्सपर्ट कमिटी. पहले ऑप्शन ए उन्होंने बताया था, ये दे सेड ऑप्शन बी. यार रिवर्स, ये तो ब्लंडर था यार, रिवर्स में तो वैसे भी ठीक है, चलो. तो यहां पे भी अगेन सेकंड एक्सपर्ट कमेटी ने आंसर चेंज कराया. क्वेश्चन नंबर 103, कमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी प्योरली कंसिस्ट ऑफ पावर, कोल, ऑयल, गैस, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एंड यूरेनियम, कोल, ऑयल, power, coal, animal, coal, gas, oil and firewood. This question has been related on the suggestion of the previous expert committee. अब previous expert committee ने इस question को delete कर दिया था, ठीक है, delete कर दिया. However, the new expert committee has suggested option A as a correct answer. अब ये deleted question को वापस restore कर दिया गया by second expert committee. Again, consider the following about the rolling plan. A plan for the current year which includes the annual budget. A plan for a fixed number of years, say 3, 4, 5. It is revised every year as per requirements of the economy. A perspective plan for 10, 15 or 20 years, which up ये है 4 statement. Which of the above are correct? This question had also been deleted on the suggestion of the previous expert committee. Previous committee ने ये वाला भी old वाली and expert committee 1 has deleted this question. However, the new expert committee has suggested option D as the correct answer. Now question number 6. Patna International Airport is directly connected with अलग अलग लोकेशन दी है, काठमांडू, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ढाका, इस्लामाबाद, Washington, Dhaka, Chennai. The new expert committee has suggested deletion of this question as all the 4 options are wrong. तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, जो कि पिछले वाली ने कुछ इसका आंसर दिया होगा. That does the new expert committee agreed with the suggestion of the previous expert committee to delete question number 91, 99, 104, 109, 106, 120. ये पहले 6 क्वेश्चन ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं. While ये पिछली कमेटी डिलीट कर चुकी है, नई कमेटी से सबने सहमति बताई कि हाँ ये क्वेश्चन डिलीट करना. वाइल दे हैव सजेस्टेड क्वेश्चन नंबर 103, 113 शुड नॉट बी डिलीटेड. सो 2 क्वेश्चन को जो डिलीट किया गया था उसको वापस रिस्टोर किया गया. दे हैव सजेस्टेड करेक्ट आंसर फॉर द अबव 2 क्वेश्चंस एज स्टेटेड हियर इन अबव. द न्यू एक्सपर्ट हैव आल्सो डिफर्ड फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपर्ट इन रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन number 79 as stated here in above. However, the new expert committee has suggested deletion of 3 additional question. 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन रीड करने का बताया. दैट इज इन सो फार एज द प्रेजेंट रिट पिटिशन इज कंसर्न, ठीक है. द रिट पिटिशन कंटेंट द क्वेश्चन नंबर 91, 103, 104, 109 ऑन द सेट ऑफ ए इक्विवेलेंट टू इतना करके. द एक्सपर्ट कमिटी सब कॉन्स्टिट्यूट, सब सारी बात होगी तो ठीक है. उसमें और भी सब बातें करने के बाद लेट्स सी अब क्या जजमेंट. व्हेन द कोर्ट क्वेश्चन द लर्नेड सीनियर काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द कमीशन, जब कोर्ट ने सीनियर काउंसिल जो है, जो कमीशन को रिप्रेजेंट करता है, उनसे पूछा कि अगर कमीशन जो सेकंड एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, जो 9 क्वेश्चन उनको डिलीट कर दिया जाए, जो 2 क्वेश्चन थे
जो डिलीट हो गया था उनको वापस आप रिस्टोर कर दीजिए, और जो कुछ क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है। सो कमीशन सेड कि 915 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सक्सेसफुल तो डिक्लेयर हो चुके हैं, जो रिजल्ट पहले आ चुका था वो सक्सेसफुल डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन अब 915 कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड अनसक्सेसफुल। सो इस पे कोर्ट सेड कि बट once a candidate has been declared successful, his ouster मतलब उसको बाहर निकालना from the list of successful candidate, ये एक अलग तरह का लिटिगेशन जनरेट कर देगा जो बीपीएससी अवॉइड करना चाहती है इन द इंटरेस्ट ऑफ कि जो फर्दर जो टाइम डिले ना हो इन कंडक्टिंग द मेंस एग्जामिनेशन। दे आर देयरफॉर विलिंग टू रिटेन देम, इसलिए उनको वो रिटेन करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो अलाउ द वुड बी सक्सेसफुल, मतलब वुड बी जो सेकंड रिवॉल्यूशन जो होगा उसके बेसिस पर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स टू कम इन। इट इज ऑल्सो देयर स्टैंड दैट देयर विल बी अ रिडक्शन ऑफ मार्क्स ऑन द प्रेजेंट कट ऑफ मार्क्स व्हिच हैज बीन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर डिक्लेरेशन रिजल्ट दैट विल बी द मोर कैंडिडेट्स एंड बेटर कैंडिडेट्स। सो इसमें वही था कि वो कट ऑफ को रिड्यूस नहीं करेंगे, जो मैंने पहले बात कही थी कि डिमांड ये भी आया था कि जो क्वेश्चंस गलत हैं उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली कट ऑफ मार्क्स में से रिड्यूस कर दिया जाए। तो बोला कि तो इस पे कोर्ट अग्री नहीं हुई। कोर्ट ने कहा, कोर्ट सेड कि नो, आवर स्टैंड इज वेरी क्लियर कि द कोर्ट देयरफॉर कम्स टू अ कंसीडर्ड ओपिनियन। इसके पहले भी ये केस एक हो चुका है, गणेश प्रसाद यादव वाला केस। ये केस 39th बीपीएससी से जुड़ा हुआ है। ये केस में भी, इस केस में भी बीपीएससी के 2 क्वेश्चन कोर्ट में डायरेक्टली प्रूव हुए थे गलत है। बीपीएससी के एक्सपर्ट एक तो सबक थोती कर रहे थे, जिनको सेकंड एक्सपर्ट ने डायरेक्टली काउंटर किया कि नहीं ये इनका जो रीजनिंग है गलत है। तो वो 39th बीपीएससी क्वेश्चन, हाउएवर रिलीफ वाज नॉट ग्रांटेड, ठीक है, बट हाँ कोर्ट में इट वाज एक्सेप्टेड कि हाँ ये क्वेश्चंस गलत है। द कोर्ट देयरफॉर कम्स टू अ कंसीडर्ड ओपिनियन दैट अ फेयरर अप्रोच टू द होल प्रॉब्लम वुड बी परमिटिंग बीपीएससी टू कैरी आउट अ फ्रेश इवैल्यूएशन of all the answers sheet on the basis of their stand emerging from the opinion of the second expert group. सो कोर्ट ने कहा कि बहुत सोच समझ के हम इस मंतव्य पे पहुंचे हैं, ये हमारे बहुत ही सोचा समझा हमारा मंतव्य है कि फ्रेश इवैल्यूएशन जो सेकंड एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा जो मॉडल आंसर की जनरेट प्रिपेयर किया गया उसके बेसिस पे री इवैल्यूएशन किया जाए। If such an exercise is permitted, then it will amount to fair evaluation of all the candidates without giving any unfair advantage to either successful candidates or the unsuccessful ones, because they will all be tested on common platform. In fact, this is one of the reasons why this court is not willing to accept the submissions of counsel, as many marks should be added to all conducting them as correct answer to the incorrect question. So ये भी सवाल पैदा हुआ था कि जितने भी क्वेश्चंस गलत है या फिर जिनके आंसर्स वगैरह चेंज हुए हैं उनके मार्क्स को सारे कैंडिडेट्स मार्क्स में चेंज कर दो, लेकिन नहीं, ये अप्रोच हम नहीं लेंगे। सच एन अप्रोच विल मेक नो डिफरेंस द फाइनल स्टैंडिंग ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वो रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड। सो ये स्टैंड कोर्ट एंड इन टोटलिटी देयरफॉर द कोर्ट कम्स टू अ कंक्लूजन that BPSC should now re-declare the result of preliminary examination after the fresh evaluation on the basis of recommendation of the second expert committee, and that should form the basis of conduct of the mains examination which is yet to follow. ठीक है। उसके अलावा कोर्ट ने लास्ट में ये भी बात कही कि अभी भी कुछ ऐसे काउंसिल्स हैं रिप्रेजेंटिंग पिटिशनर जो बार बार कह रहे हैं कि हुजूर एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, उस कभी भी हमारे जो एक्सपर्ट कमेटी उसको कंसीडर नहीं किया। तो कोर्ट सेट कि भाई आर्गुमेंट करने के लिए तो कितना भी दिन आर्गुमेंट चल सकता है एनसीईआरटी। और दूसरी बात है कि एनसीईआरटी अपने आप इसको तुम फाइनल एकदम लास्ट अथॉरिटी नहीं मान सकते, उसके ऊपर भी किताबें हैं, तो आर्गुमेंट तो बहुत चल सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट कमेटी सेकंड एक्सपर्ट कमेटी है, जो सेकंड एक्सपर्ट कमेटी है वो एक्सपर्ट कमेटी का ही जो मॉडल आंसर की है वही मान्य होगा, उसी बेसिस पर इवैल्यूएशन होगा। और कोर्ट ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफाई किया कि ये सिर्फ पिटिशनर तक के लिए ही लागू नहीं होगा, लेकिन पूरा जो एंटायर इवैल्यूएशन है दैट विल बी कंडक्ट जो कोर्ट में जिन्होंने अप्रोच किया है और जिन्होंने कोर्ट में अप्रोच नहीं किया है। बट कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि रिट पिटिशन की जुरिसडिक्शन में कई बार बेनिफिट्स आर ओनली गिवन टू द पिटिशनर। इस पर्टिकुलर केस में तो सबको बेनिफिट दिया गया, एंड दिस वाज हाउ दिस वाज कंडक्टेड। इसके अलावा भी 39 बीपीएससी केस है, वहां पे भी 2 क्वेश्चन ऐसे थे। इनफैक्ट मैं आई वुड लाइक टू शो 39 बीपीएससी वाला केस।
यहां पे भी जैसे देखो, नाउ आई विल कंसीडर एज टू वेदर द क्वेश्चन, ये गणेश प्रसाद यादव वाला केस है, डिवीजन बेंच का केस था। सो फार एज क्वेश्चन नंबर 121 इज कंसर्न एडवोकेटली द कमीशन इज हैज एक्सेप्टेड दैट की आंसर ऑफ सेट क्वेश्चन इज रॉन्ग एज सच इट नॉट डील विद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, हु रोट बारहमासा, ठीक है, आमिर खुसरो, इस्माई, मलिक मोहम्मद जायसी एंड राश खान। अकॉर्डिंग टू द नॉन सेलेक्टिव, मतलब जो बच्चे कैंडिडेट सेलेक्ट, नन ऑफ द रिस्पॉन्सेस आर करेक्ट as Baramasa was written by a great poet Sundar Das, whereas none of the key options carry in the correct option. In this connection, the petitioner relied upon the book written by Acharya Ramchandra Shukla and A.L. Srivastava. This question relates the history. Even the extract from the book written by Acharya Ramchandra Shukla shows that it is said that Baramasa has been written by Sundar Das. On the basis of said book, it cannot be said that the author Baramasa was Sundar Das. The expert concerned has opined that one of the suggestive answer is correct. In my view, in such a situation, it can be said definitely that the key answer of said question is wrong one. डिवीजन बेंच बोला कि भैया इस क्वेश्चन का जो आंसर है रॉन्ग है। एंड क्वेश्चन नंबर 78 सुनना, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल्स आर, मतलब मानव के स्कल में, खोपड़ी में कितने बोन होते हैं? 8, 30, 32, 34। सो अकॉर्डिंग टू नॉन सिलेक्टिव, उनका जो बच्चे सिलेक्ट करने के 22 बोन्स होते हैं खोपड़ी में, स्कल में। एंड सपोर्ट ऑफ दे हैव फाइल्ड ए मेडिकल डिक्शनरी ऑफ एल एम हैरिसन एंड बुक बाय बी डी चौरसिया which show that a skull consists of 22 bones. अब देखो बीपीएससी according to the learned counsel for the commission, बीपीएससी क्या कहती है? According to him, the skull means bony case that includes the brain. मतलब स्कल मतलब पूरा स्कल नहीं, जिसमें सिर्फ ब्रेन रहता है उसको सिर्फ स्कल बोलते हैं। द ब्रेन केस इज कंपोज्ड ऑफ 8 बोन्स एज एविडेंट फ्रॉम द बुक ऑफ डॉक्टर चौरसिया राइड अपॉन बाय द पिटिशनर विथ अ व्यू टू क्लेरिफाई द पोजीशन। कोर्ट ने बोला हमने इस पोजीशन क्लियर करने के लिए हमने हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी ऑफ पटना यूनिवर्सिटी को ही बुला लिया। हमने पटना यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी को ही बुला लिया और उनसे पूछा कि भैया कितने होते हैं? उन्होंने बोला कि हुजूर 22 होते हैं। ये बकैती है कि ये ऊपर ये नीचे। Thus the assertion made on the behalf of the petitioner is correct that none of the responses of the question was indeed correct one. Accordingly, there is no difficulty in holding that none of the key answer to the question was 78 is correct one. So this is how in 39th BPSC also दिस कोर्ट वाज ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन कि यार क्वेश्चंस गलत हैं। फाइनली ये 52 से 55 वाले में तो मैंने पूरा मैटर बता दिया। अब कई बार आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, कई सारे ऐसे मैटर भी है जहाँ पे कोर्ट ने इंटरटेन नहीं किया है, कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया है। वो क्या मैटर है, वो उसमें क्यों नहीं करता? तो सबसे फेमस जैसे ये देखो, ये एक एलपीए है और ये वो एलपीए जो हमेशा बीपीएससी अपने काउंटर में लगाती है कि भाई जुडिशरी शुड नॉट इंटरवीन स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू आंसर की। और इस ये वाला एलपीए 2018 का है जिसमें डिवीजन बेंच का ऑर्डर है। और डिवीजन बेंच का ऑर्डर इस वाले पॉइंट, एक बहुत ही फेमस रणविजय सिंह स्टेट ऑफ यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश का केस है। जिस समझो कि ये बेंचमार्क केस है, एक बेंचमार्क केस है। इसके पहले समीर गुप्ता केस 1985 में आया था। समीर गुप्ता का पहला केस है जहां पे कोर्ट ने बिल्कुल स्टैंडर्ड क्लियर किया कि किन किन प्रश्नों में जुडिशियल रिव्यू संभव है, किन प्रश्नों में जुडिशियल रिव्यू संभव नहीं। उसके बाद 2018 में रणविजय सिंह केस ने बहुत ही क्लियरली सारे रूल्स बनाए, गाइडलाइंस बना दिए किन किन क्वेश्चंस में रीइवैल्यूएशन करने की जरूरत है, कहाँ पे जुडिशियरी विल इंटरवेन, कहाँ पे जुडिशियरी इंटरवेन नहीं करेगी। सो इस प्रेजेंट एलपीए में सुप्रीम कोर्ट सेट, मतलब पटना डिवीजन बेंच सेट कि इस सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में पैराग्राफ 32 में कहा है कि इट इज रादर अनफॉर्चुनेट दैट डिस्पाइट सेवरल डिसीजन ऑफ द एपेक्स कोर्ट देयर इज इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन पर्टिकुलर विथ रिगार्ड टू नेचर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर। देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो करेक्ट आंसर्स है और जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको लेके कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन इस वाले डिवीजन बेंच में इस पॉइंट को लेके एलपीए को रिजेक्ट किया गया। इसके बाद एक और फेमस केस है जिसका एलपीए ये है, ये तुम्हारा वीर कुंवर सिंह वाला केस 64th बीपीएससी।
और 64th बीपीएससी में भी वही सेम एलपीए वाज रिजेक्टेड। ये 64th बीपीएससी का केस का पूरा पूरा these are again these are all the petitioners, this is how ये तुम्हारा 64th बीपीएससी में सेम वाज चैलेंज्ड, मॉडल आंसर की वाज चैलेंज्ड। और मॉडल की आंसर चैलेंज करने के बाद में वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रेबेलियन 1857, और मॉडल आंसर जो रिस्पॉन्स दिया इन 1857 बाबू कुंवर सिंह वाज इन कॉन्टैक्ट विद सिपाहीज एट दीनापुर even sent emissary to them to say that he had consented to lead them। के दत्ता पेज 96 27 99। सो पिटिशनर ने इस बात को बहुत स्ट्रांगली अपोज किया। आगे चल के इसका और देखते हैं। और फिर ये 1900 बिहार का फॉर्मेशन कब होता है, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला वायु वाला क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन है, मुगल एक क्वेश्चन को डिलीट कर देगा तो इस पे बच्चों ने आपत्ति की थी, इसको डिलीट नहीं करना चाहिए। सो देखो, काउंसिल अपियरिंग फॉर द पिटिशनर इन सपोर्ट ऑफ देयर सबमिशन हैव रिलाइड अपॉन डिसीजन ऑफ एपेक्स कोर्ट दैट प्लेस रिलायंस ऑन रणविजय सिंह। अब यहाँ पे पिटिशनर भी रणविजय सिंह को इसलिए कोट कर रहा है कि रणविजय सिंह वाले केस में जो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल डेमोस्ट्रेबली पैल्पेबली इनकरेक्ट है, जहां पे आपको रीजन, जहां आपको दिमाग लगाने को नहीं बताना है कि सर ऐसा होता तो गलत हो जाता। जैसे कि बिहार की राजधानी कहाँ है और आपको ऑप्शन में गया दे दिया गया, सो आप, या फिर ऑप्शन में राजगीर दे दिया गया, और मान लो स्पॉट ये बोले कि हम तो एंशिएंट टाइम का सोच के बोले थे, मगध का सोच के बोले थे, तो आप इसको काउंटरडिक्ट कर सकते नहीं सर, ये तो हम लॉजिकल वे में बिल्कुल सामने से बात कीजिए ना, तो बिहार का दिन पटना है। सो ये पैल्पेबल एंड डेमोस्ट्रेबल रॉन्ग में काउंट होगा। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ गलत करना कह रहे हैं जो कि एम्बिग्युअस है, जो कि आप उसमें रीजनिंग कर रहे हैं, आप उसमें इन्फेरेंशियल रीजनिंग कर रहे हैं, ऐसा अगर होता तो ये फिर सही है, तो वैसे में कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगी। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना होगा कि सर दिस इज पैल्पेबली डेमोस्ट्रेबली इनकरेक्ट। और इस वाले केस में बाबू कुंवर सिंह वाले केस में 64th बीपीएससी, द लर्नेड काउंसिल जो बीपीएससी की तरफ से मिस्टर ललित किशोर वाज अपीयरिंग फॉर रिस्पोंडेंट कमीशन, ही सबमिटेड दैट आंसर कंसीडर्ड करेक्ट एज पर द मॉडल आंसर की पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म मैजेस्टिक फॉर। ठीक है, अब देखो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि कैसे वीर कुंवर सिंह वाला क्वेश्चन 1 बताया है। Having said so, he has made submission in respect of question number 133. Noted herein above to submit that the answer option Patna as opined by the expert should not be interfered with। कि पटना का जो ऑप्शन दिया एक्सपर्ट ने उसको आप हुजूर इंटरफेयर मत कीजिए, बिकॉज एज पर द एक्सपर्ट कमिटी द आंसर वाज टू इंडिकेट नॉट जस्ट फिजिकल ज्वाइनिंग बट और बाबू कुंवर सिंह बेस्ड ऑन विच द कैंडिडेट्स क्लेम्ड आंसर टू बी आरा। सिर्फ ये फिजिकल ज्वाइनिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। द एक्सपर्ट कमिटी हैज राइटली कंसीडर पटना टू बी करेक्ट आंसर एज वी जॉइंट रेबेलियन। बेसिकली यहाँ पे इनका कहना है कि वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व संभाल लिया था जब दानापुर से सिपाही चलना शुरू किए, तो उसी समय से उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व संभाल लिया था और फिजिकली आगे जाकर ज्वाइन किया, तो उनके ही नेतृत्व में, और वो हमेशा डायरेक्ट वो सिपाहियों के साथ कांटेक्ट, जो दानापुर के सिपाही उनके साथ कांटेक्ट में थे, तो हम कह सकते हैं, और उनके परमिशन से वहां पे सब कुछ हुआ था, तो वी कैन से कि ही ज्वाइन दानापुर। देखो यहाँ पे दोनों करेक्ट ऑप्शन है, पटना और इसमें। अब यहाँ पे जब लॉजिकली, तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ठीक है तुम्हारा भी आपका एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से, तो कोर्ट ने यहाँ पे इंटरफेयर नहीं किया। The effect of his physically joining subsequently, Ara was rightly not considered to be correct because in no manner can be treated to be possible character as per the expert point of view. The expert committee when such a consideration this court does not call for any interference. So कोर्ट ने बोला कि ठीक है, देखो जब एलिमेंट ऑफ डाउट आ जाएगा, जहां पे आप लॉजिकली उधर से भी काउंटर आ रहा है कि हुजूर फिजिकली तो वहां से ज्वाइन कर ले, कि जब पूरा विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने कहा संभाला, तो वो दानापुर संभाला, तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है मैं इस पे फिर इंटरफेयर नहीं करूंगा। सो ये एक बड़ा कारण था। उसके बाद कोर्ट ने भी रणविजय सिंह के मैटर को कोर्ट करते हुए बोला कि आखिर हम किन किन मैटर्स में मॉडल आंसर की को
जो एक्सपर्ट के द्वारा प्रिपेयर किया गया है उनको इवेलुएट कर सकता है, उनको इवेलुएट करने के लिए सेकेंड एक्सपर्ट कमेटी को बनाने के लिए गठित कर सकता है। सो इस वाले में आगे जाके कोर्ट है ऑन आवर पार्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वही रणविजय सिंह वाला जिसको पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट में कोर्ट किया था। ऑन आवर पार्ट वी मे ऐड दैट सिंपैथी और कंपैशन डज नॉट प्ले एनी रोल इन मैटर ऑफ डायरेक्टिंग और नॉन डायरेक्टिंग re-evaluation of an answer sheet if an error is committed by the examination authority. The complete body of candidate suffers. The entire examination process does not deserve to be derailed only because some candidates are disappointed, dissatisfied, or perceive some injustice having been caused to them by an erroneous question or an erroneous answer. ठीक है, all candidates suffer equally, though some might suffer more, but that cannot be helped since mathematical precision is not always possible. This court has shown one way out of the impasse, excluding the suspect or offending question. ऑफेंडिंग सस्पेक्ट क्वेश्चन को आप दिट इज रादर फॉर्चुनेट, ये वाला जो मैंने थोड़ी देर पहले एलपीएम पढ़ा था, ठीक है। अब the wide power under Article 226 may continue to be available even though there is no provision for re-evaluation situation where a candidate, despite having given correct answer about which there cannot be even slightest manner of doubt, he is treated as having given the wrong answer and consequently candidate is found decentiled to any marks. देखो ये वाला लाइन पढ़ो, आर्टिकल 226 आप लोग पढ़े होंगे, आर्टिकल 32 से ज्यादा पावर देता है आर्टिकल 226 हाईकोर्ट को, इसका जुरिस्डिक्शन बड़ा होता है। सो द कोर्ट सेड द वाइड पावर, जो बहुत विस्तृत पावर है अंडर आर्टिकल 226 में कंटिन्यू टू बी अवेलेबल। इवन हम लोग मना कर रहे हैं कि आप इसमें इंटरफेयर नहीं करें, हम कोर्ट को इंटरफेयर, लेकिन अगर इवन दाउ देयर इज नो प्रोविजन फॉर इन सिचुएशन वेयर कैंडिडेट, अब कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको लग रहा है कि उसने करेक्ट आंसर दिया है और वो आंसर एकदम करेक्ट है, लेकिन जो मॉडल आंसर की एकदम डेमोन्स्ट्रेबली रॉन्ग है, सो वहां पे आप आर्टिकल 226 का पावर प्रयोग करते हैं, जुडिशियल रिव्यू का सहारा ले सकते हैं। सो देखो जुडिशियरी का स्टैंड बहुत ही क्लियर है, ठीक है। रणविजय सिंह केस से लेके और रणविजय सिंह केस से लेके उसके पहले समीर गुप्ता, उसके बाद रिशल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, कि जब तुम्हारा आंसर की डेमोन्स्ट्रेबली पैल्पेबली रॉन्ग है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बिहार की राजधानी कहाँ है, अगर आंसर पटना न हो गया, आंसर राजगीर रह गया है, तो दैट डेफिनेटली कैन बी चैलेंज्ड एंड दैट कोर्ट विल कंसीडर। सो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते नाउ कमिंग टू द पॉइंट, क्या 71st बीपीएससी में ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे मॉडल आंसर्स हैं जो कि palpably demonstrably incorrect हैं? So yes, there are questions which are palpably demonstrably incorrect. अब देखो 71st बीपीएससी में समीर गुप्ता कानपुर यूनिवर्सिटी का जो है उसमें ये बात बोली कि द मॉडल आंसर की जो पब्लिश की जाती एग्जामिनेशन बॉडी के द्वारा उसको माना जाता है करेक्ट है, एंड कोर्ट विल बी स्लो टू इंटरफेयर, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता। बस इसके बावजूद अगर पैल्पेबल डेमोन्स्ट्रेबल सामने से गलती दिख रही है हमें, जो इट्स शोन टू बी रॉन्ग बियॉन्ड रैशनल डाउट, बियॉन्ड डाउट अगर गलत है तो वैसे परिस्थिति में भी हम क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करते, वैसे भी कोर्ट इंटरफेयर करती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो तुम्हारे 71st यूपीएससी कौन कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला जो क्वेश्चन है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे का बीपीएससी ने एक्सपर्ट्स ने हवाला दिया, बट दैट बिहार के इकोनॉमिक सर्वे इटसेल्फ इज इन रॉन्ग, क्योंकि देखो पहली बात 2041 तक का कोई प्रोजेक्शन नहीं है। 2041 तक का जो प्रोजेक्शन है वो 17-18 का इकोनॉमिक सर्वे ने अपने चैप्टर नंबर 7 में बोला है, और उसके लिए भी उन्होंने कंप्लीट मैथमेटिकल मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया है। जो नेशनल पॉपुलेशन कमीशन है और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कंसेंसस के बेसिस पे जो ऑफिशियल प्रोजेक्शन है 2036 तक का है, और जितने भी प्रोजेक्शंस अभी तक
हुए हैं 36 के बेसिस पे और इसके आगे का फार्मूला के बेसिस पे सबों में यही बात कही गई है कि बिहार हुजूर सबसे यंग स्टेट है, बिहार बहुत ही अभी पॉपुलेशन ट्रांजिशन से पीछे है, तो इसका जो डेमोग्राफिक पीक आएगा, इसका जो पीक आएगा वो पीक इंडिया के पीक के बाद आएगा। और कई सारे बकायदा और इकोनॉमिक सर्वे में, जो सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे में साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू राइज। वहां लिखा हुआ बिहार पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू राइज बियॉन्ड 2041। इसके अलावा कई सारी इंटरनेशनल बॉडीज ने भी इसको लेके अपनी अलग अलग बिहार के डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेके उन्होंने अपने अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेके, एंड दैट वी कैन ऑल्सो शो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। दिस इज अगेन द इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी मटेरियलाइज ओवर सेवरल डिकेड्स। ये पूरा सारे स्टेट वाइज है। दिस इज द UNFPA सोर्स, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन। एंड लुक एट द बिहार के बारे में इन्होंने बकायदा सबसे आगे रखा है 2041 के और 51 के बीच में, यहाँ पे लगभग 51 के पास में रखा है। और बिहार के लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया, विंडो फुल्ली ओपन। भैया 2000 सबसे लास्ट में जाकर बिहार है, बिहार का विंडो सबसे लास्ट में पीक पे जाएगा। और ये सारी वो स्टेट्स हैं जिनका विंडो क्लोजिंग नाउ, दिल्ली, गुजरात, ये इनका विंडो क्लोज हो चुका है, केरला, तमिलनाडु का अभी ये सभी चल रहे, इंडिया, और ये भी हम इंडिया, कर्नाटका, उड़ीसा, ये सभी 1 जून में है, विंडो क्लोजिंग बाय ए डिकेड। एंड बिहार का 2041 के बाद विंडो फुल्ली ओपन है। सो ये भी ये दर्शाता है कि पीक हमारा। तो इस संदर्भ में इकोनॉमिक सर्वे, जो सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे, जो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे, उनका पूरा का पूरा मेथड जो उन्होंने कैलकुलेशन किया, दैट कैलकुलेशन इज इरोनियस, इनकरेक्ट। उसको लेके मैं 2 बार अभी तक फाइनेंस सेक्रेटरी को लेटर लिख चुका हूँ कि सर इसमें आप शुद्धि पत्र जारी करें कि आपका बिहार इकोनॉमिक सर्वे में ये गलतियां हैं। इसके अलावा RTI आई हैव ऑल्सो फाइल्ड दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड रैशनल, बियॉन्ड एनी रीजन, दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। उसके बाद अटॉर्नी जनरल क्वेश्चन में प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं देता है, ही डजंट गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। अगर आप सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट के बारे में बात करो तो कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट कहीं से भी नहीं कहता कि गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। उसके बाद एक ये क्वेश्चन, मुझे पता नहीं कैसे इसको डिलीट करना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को बहुत लॉजिकली समझना, व्हाट इज ट्रू अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। और BPSC कहती है कि भैया अंडर आर्टिकल 210 एक ही ऑप्शन ए बच रहा है। अब तुमने अगर ऑप्शन ए ही गलत लिखा हुआ है तो इसमें क्वेश्चन तो रीड करो ना। देखो क्वेश्चन समझना बात को बहुत ध्यान से कि बिजनेस इन द लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांजैक्टेड ओनली इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और इन हिंदी और इन इंग्लिश। BPSC को सही मानती है। प्रॉब्लम वर्ड ओनली से है। अब क्यों ओनली से? पहली बात समझो, पकड़ना बात को बहुत ध्यान से। ओनली शब्द से प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जो खुद लोकसभा का सेक्रेटारिएट है, लोकसभा सेक्रेटारिएट की देखोगे, जो उनके द्वारा बुक पब्लिश की जाती है, जो उनके द्वारा बुक पब्लिश की, लेट मी शो यू द बुक व्हिच हैज बीन पब्लिश्ड बाय लोकसभा सेक्रेटारिएट। चैप्टर पार्लियामेंट स्टेट लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट, लैंग्वेजेस यूज्ड इन पार्लियामेंट, पेज नंबर 1105। पेज नंबर 1105। लुक, लैंग्वेजेस यूज्ड इन द लोकसभा, ये लाइन शुरू हो कहां से होती है? बिजनेस इन द हाउस इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड ईदर इन हिंदी और इंग्लिश। द स्पीकर मे हाउएवर परमिट एनी मेंबर हु कैन नॉट एडिक्वेटली एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन ईदर ऑफ दिस 2 लैंग्वेज टू इन मदर टंग। सो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज।
आप ओनली शब्द नहीं लगा सकते। और इसके पीछे मैं एक और कारण दे रहा हूं कि इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसके ऊपर लेके, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में इस बात को माना। पॉइंट नंबर 40 जरा गौर से पढ़ो। इवन फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, द यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पस इज नॉट अकॉर्डिंग टू एनी रिजिड फार्मूला। सो सुप्रीम कोर्ट सेज दैट कि कोई भी रिजिड फार्मूला से आप लैंग्वेज ऑफिशियल बिजनेस नहीं चला सकते। वर्ड इज एनी रिजिड फार्मूला। और जब आप शब्द इसके साथ में ओनली वर्ड को प्रयोग कर लेते हैं तो या तो ये जजमेंट गलत है या वर्ड ओनली गलत है। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट लिखता है जजमेंट में, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 120 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स हिंदी और इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट, बट द प्रोविजन ऑफ द सेड आर्टिकल एम्पावर्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस टू अलाउ अ मेंबर टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन देयर मदर टंग and if they do not know Hindi or English. The same principle applies to the state legislature, Article 210 of the Constitution. So this is a recent judgment of 2025 2025 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिस जजमेंट में ये बात साफ साफ लिखी गई है कि कोई भी लैंग्वेज के लिए आप कोई रिजिड फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। एंड द मैनर इन विच BPSC इज सेइंग कि वर्ड ओनली करेक्ट है, वर्ड ओनली यहां से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से कहीं से गलत सही नहीं है। दिस क्वेश्चन हैज टू बी डिलीटेड। इसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन में आपने सिर्फ एक लाइन का आपने दे दिया कि 2014 में से फंक्शनिंग शुरू हुआ। तो मेरी एक बात सुनो, ये तो हिंदी वाला है, सत्र प्रोरोगेशन सबमिनिंग वाला, ये क्वेश्चन में गलत है। मैं लाला हरदयाल पे भी आता हूं। नालंदा वाला क्वेश्चन बेटा क्यों गलत है सुनो। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछूं इन जनरल कि भारत में लोकपाल की स्थापना कब हुई, सो भारत में लोकपाल की स्थापना कब हुई इसको लेके जब ये एक्ट पास किया अगर एक्ट पारित हुआ, मैंने क्वेश्चन इन जनरल बहुत लोगों से पूछा, बहुत लॉयर लोगों से ही पूछा, स्टूडेंट से ही पूछा, दे ऑल से 2014। सो एक्चुअली में भारत में लोकपाल एज इंस्टीट्यूशन की स्थापना 2014 में होती है, लेकिन लोकपाल की जो नियुक्ति पहली 2019 में होती है। सो बीपीएससी के इस लॉजिक के हिसाब से भारत में लोकपाल की स्थापना 2019 में होना चाहिए आंसर, बट आंसर एक्चुअली 2014। इवन आई कंसल्टेड सम रिटायर्ड जजेस आल्सो एंड आई आस्क्ड कि लीगली बताइए कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में लोकपाल की स्थापना कब हुई 2014 2019 में, सो जब कोई चीज एक्ट के थ्रू पारित होता है, सो एज ए लीगल एंटिटी उसका वो कब एग्जिस्टेंस में आता है, दैट इज द आंसर। सो 2014 तो आंसर होगा ही नहीं। और आप लोग अगर पता नहीं होगा तो बता दूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी 2010 के सेंट्रल एक्ट से लाया गया था, लेकिन उसके पहले बिहार में 2007 में बिहार ने अपना एक्ट पारित किया था, बिहार विधानसभा ने, और जिस एक्ट को बाद में सेंटर में सब्ज्यूम कर लिया गया। तो क्यों नहीं यहां माने 2007 इज द मोस्ट पॉसिबल आंसर, नहीं तो फिर वो एक्ट चूंकि एक्ट सब्ज्यूम कर लिया गया, क्वेश्चन रीड करो। इसके अलावा लाला हरदयाल वाले क्वेश्चन में बीपीएससी ने जो खुद दिया है आंसर की, बीपीएससी जो सोर्सेस बीपीएससी ने मेंशन किया है, उस सोर्स खुद बोल रहा है कि लाला हरदयाल जो कैलिफोर्निया में गए हैं पढ़ाने के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले जो कैलिफोर्निया का कैंपस है, लेट 1920s आपके सोर्स में लिखा हुआ है सर, जो आपने सोर्स दिया उसी सोर्स में लिखा, जो आपने दिया है कि डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी ब्रिटानिका का आपने ऑनलाइन टेक्स्ट, उस सोर्स में लिखा हुआ है 1920 लेट 1920s में गए हुए हैं, और आपका क्वेश्चन पूछ रहा है 1911। आपका ही सोर्स आपके आंसर को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। हाउ वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। इसके अलावा क्वेश्चन सीमेंट इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है, वहां पे द वर्ड ऑफ यू इज प्रॉब्लमैटिक। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग ऑफ यू को देखें, ऑफ यू डजंट मीन 50%। सो ऐसे करके 6 से 7 क्वेश्चंस हैं जो कि क्लियरली पैल्पेबली डेमोन्स्ट्रेबली इनकरेक्ट हैं। सो जिन किसी का भी 5 से 6 नंबर के आसपास में 4 से 5 नंबर बहुत लो मार्जिन से रह रहे हैं, दे शुड डेफिनेटली चैलेंज दिस क्वेश्चन। एक बार आपको प्रयास तो करना चाहिए। थैंक यू ऑल।